बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ले जी बच्चों, आज हमने 3 मेजर टॉपिक्स पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 2 का हम पढ़ रहे हैं काइनेमैटिक्स, और उसकी जो रीडिंग है वो सारी हमने कर ली हुई थी। अब आज हमने की पॉइंट सबसे पहले पढ़ने हैं। ये बात का तो आपको बोरिंग लगते हैं, लेकिन की पॉइंट बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें प्रॉपर डेफिनेशंस बनी होती हैं, और जो पीछे आपने चीज़ें डेफिनेशंस पढ़ी हैं उनमें से बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें वहाँ डिफ़ाइन नहीं हो पाती, तो उसकी डेफिनेशन हमें यहाँ की पॉइंट में मिलती है। और दूसरा, ये एक किस्म की समरी होती है, तो हम एक दफ़ा रिवाइज कर रहे होते हैं कि पीछे हमने क्या पढ़ा था, ताकि हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो बेहतर अंदाज में क्लियर हो पाए। तो पहले हमने की पॉइंट्स पढ़ना है, फिर नंबर 2 पे जो MCQs हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम करेंगे, समझेंगे उनको, और नंबर 3 पे शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उनको हमने तैयार करना है। तो आज के लेक्चर में ये 3 चीज़ें इंशाल्लाह करेंगे। सो चलें की पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। देखें, पहला पॉइंट, अ स्केलर इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर एक ऐसी चीज़ है विच कैन बी डिस्क्राइब्ड, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर, बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से ही स्केलर का पता चल जाता है। जैसे हमारा मास है, तो मास जो है वो ज़ाहिर है, अगर हम कहते हैं जी 53 kg है, तो 53 kg बताने से ही पता चल जाता है, कंप्लीटली डिफाइन हो जाता है। 53 जो नंबर है वो उसका मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं हमें बतानी पड़ती, तो इसलिए हम इनको स्केलर कहते हैं। अब वेक्टर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी। एक वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच नीड्स, जिसको ज़रूरत पड़ती है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है टू कंप्लीटली डिस्क्राइब, कि इसको हम मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो जाहिर है कि इसमें डायरेक्शन भी साथ इन्वॉल्व होती है। जैसे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में हम कहते हैं जी इस स्पीड से जा रहे हैं लेकिन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर वो वेलोसिटी बन जाती है। ये हमने पीछे पढ़ा। नेक्स्ट, ये थर्ड के अंदर जो है वो हेड टू टेल रूल था, कि 2 वेक्टर्स या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को हम कैसे प्लस कर सकते हैं। टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, रीड्रॉ देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइंस। उनकी जो लाइनें हैं उनको दोबारा ड्रॉ करें, दोबारा बनाएं, सच दैट, इस तरह से बनाएं, द हेड ऑफ द वन लाइन, पहली लाइन का जो हेड है, उसका जो सर है, कोइंसाइड, मिल जाए, जुड़ जाए, विद द टेल ऑफ द अदर, अगले वाले की टेल के साथ। टेल वही है जहाँ से वो स्टार्ट लेता है। अगेन मैं हल्का सा बना देता हूँ कि ये जो है ये चीज़ हेड है, और ये जहाँ से वो स्टार्ट लेता है इसको हम टेल कहते हैं। ठीक है, तो पहले वाले का जो हेड है सेकंड वाले की टेल के साथ मिलना चाहिए। मैंने ऊपर सेकंड वाला बनाया तो उसकी टेल के साथ उसको मिलाया है। तो इस तरह से सो ऑन जो है वो ऐसे ऐसे हम बनाते जाते हैं, करते जाते हैं। ठीक है ना। और अगर ये 4 आपने ऐड किए हैं तो रिजल्टेंट फिर यहाँ से इसकी टेल से शुरू होके इसके हेड तक जाता है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा होगा, द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय अ सिंगल वेक्टर। रिजल्टेंट जो है, जो आंसर वाला रिजल्ट है वेक्टर का, विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। वो देखे ना, उसकी टेल से वो स्टार्ट होता है एंड टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, और आखिरी जो है उसके हेड तक वो जाता है। तो ये हमारा हेड टू टेल रूल जो है वो एक्सप्लेन हो रहा है। नंबर 4 में कहता है कि हमारी जो मोशन है वो 3 तरह की है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ये भी हमने शुरू में पढ़ा था। आगे से ट्रांसलेटरी की भी आगे से 3 किस्में थी, लीनियर और वो रैंडम और इस तरह से थी। और रोटेटरी वही था कि अपनी ही जगह पे एक्सिस पे वो गोल गोल घूमना, जैसे ज़मीन घूमती है, लट्टू घूमता है, एंड सो ऑन। ये रोटेटरी थी। और फिर वो वाइब्रेटरी थी कि अपनी मेन पोजीशन से ऐसे ऐसे होते रहना, वाइब्रेशन जो है। तो ये 3 तरह से मेनली हमारे पास ये मोशन जो है वो आती है। और उसके बाद ये एक डेफिनेशन है, ये ज़रूर याद कर लें, क्योंकि ये मेरा ख्याल है पोजीशन की डेफिनेशन पीछे नहीं थी। तो पोजीशन की वो डेफिनेशन ये देता है कि पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की पोजीशन जो है, इज़ इट्स डिस्टेंस, उसका एक तो फासला होता है और दूसरी डायरेक्शन होती है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ना, यहाँ एक चीज़ पड़ी हुई है और उसके सामने कोई एक फिक्स नुक्ता है, ये वाला, तो ये इसकी पोजीशन क्या है। एक तो उसकी जो है वो डिस्टेंस, कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना फासला है, और दूसरी उसकी डायरेक्शन क्या बनती है, उसकी जो है वो एरो हेड जो है वो बना के देना होता है। तो ये 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। और डेफिनेटली ये जो वो उसको क्या कहते हैं, उसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट पे भी डिपेंड करता है। अब ये यहाँ पे है, तो अगर रेफरेंस पॉइंट मैं इधर ले लेता हूँ तो फिर इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा, उसकी डायरेक्शन भी उधर को होगी, चेंज हो जाती है। तो रेफरेंस पॉइंट मैटर करता है कि कोई चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, आप कहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं। यहाँ से
देख रहे हैं तो आपको और तरह से फील आएगी, यहाँ से देख रहे हैं तो और तरह से फील आनी है। सो दोबारा, पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इट्स डिस्टेंस, वो उसका एक फासला होता है, एंड डायरेक्शन होती है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड नुक्ते से। ठीक है, ये पोजीशन की डेफिनेशन हम यहाँ से याद कर लेंगे। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, यानी पहली पोजीशन, पहले हम यहाँ खड़े थे, अब हम यहाँ पे आ गए हैं, तो पहले वाले से लेके यहाँ तक जो कम से कम फासला है, और वो डेफिनेटली बिल्कुल सीधा होता है, तो जो कम से कम फासला है उसको हमने क्या डिफाइन किया था, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि वैसे तो फासला ऐसे जिगजैग करके भी हो सकता है, लो जी हम ऐसे करके पहुंचे हैं, ये तो मैंने गाड़ी बना दी है, ठीक है, तो जिगजैग करके भी पहुंचना ये डिस्टेंस है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट फासला होगा ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस वही जैसे मैंने आपको बताया, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। अब ये स्पीड की डेफिनेशन है। स्पीड क्या है कि एक यूनिट टाइम में आपने कितना फासला तय किया है। अब फासला जो है वो इधर जिगजैग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस हमने वर्ड यूज किया है, डिस्प्लेसमेंट नहीं यूज किया। ठीक है, तो जब डिस्टेंस होगा तो स्पीड आती है, और जब डिस्प्लेसमेंट होगा और आगे बाकी चीज़ें वही हैं तो वहाँ वेलोसिटी की डेफिनेशन आती है, टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब उसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट को हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करें, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे अब डिस्प्लेसमेंट आ गया, हर दफ़ा टाइम पे ही डिवाइड है। अगेन जो है डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करेंगे तो स्पीड है, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी है। ये आपने याद रखना है, देखिए डेफिनेशन याद हो जाती है। द वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होती है बिल्कुल एक जैसी। इफ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी डज नॉट चेंज, अगर तो उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही या डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, अदरवाइज इट इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल हो जाती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है कि वेलोसिटी अगर टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है तो हम उसको एक्सेलरेट कर रहे होते हैं बॉडी को। वेलोसिटी चेंज कर दी ना, या उसको बढ़ा लिया या कम कर दिया, ठीक है, तो वो एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो वो हमने ये डिटेल में पढ़ा था। इफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट, अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट है, उसमें तब्दीली नहीं आ रही, द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, तो फिर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यानी वेलोसिटी में जो चेंज आ रही है वो एक जैसी है, कांस्टेंट है, एक जैसी चेंज आ रही है, तो फिर हम कहते हैं कि उससे जो एक्सेलरेशन बन रहा है वो यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, अदरवाइज वो भी फिर नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। और उसके बाद फिर ये ग्राफ्स को एक्सप्लेन कर रहा है, अ ग्राफ दैट शोज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, ये बड़ी ज़रूरी बात है। एक ऐसा ग्राफ जिसमें डिस्टेंस और टाइम का रिलेशनशिप हो, फासले का और वक्त का, उनका आपस में ताल्लुक हो, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। और डेफिनेटली डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की वो जो ग्राफ बनता है उसमें फिर कौन सी चीज़ शो होती है, वो स्पीड वहाँ पे शो होती है, या वेलोसिटी कह लें। बहरहाल वो हमने अगेन डिटेल में पढ़ा था ये। अ ग्राफ दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड टाइम, अब यहाँ पे ज़रा स्पीड और टाइम की बात कर रही है, टेकन बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड अ स्पीड टाइम ग्राफ, तो फिर ये स्पीड टाइम ग्राफ है। और उसके बाद कहता है ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ द डिस्टेंस, अब देखना स्लोप बताती है कि वो स्पीड बनेगी कि एक्सेलरेशन बनेगा। ठीक है, ग्रेडियंट स्लोप हमने पढ़ा था। तो किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। तो इसमें चूंकि एक तरफ डिस्टेंस है और टाइम है, तो वेलोसिटी या स्पीड की जो डेफिनेशन थी उसमें ये दोनों ही थे, तो फिर इसका जो ग्रेडियंट होगा वो उसकी देखें एवरेज स्पीड के बराबर है। और इसी तरह स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ, अब यहाँ पे एक तरफ स्पीड है, यहाँ वेलोसिटी है और उसके साथ टाइम है। ठीक है, तो फिर वो क्या बनेगा, एक्सेलरेशन बनेगा। और अगला पॉइंट है द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। हमने ये भी पढ़ा था कि स्पीड और टाइम वाला जो ग्राफ है और उसमें जो कर्व बनती है उसके अंडर जो एरिया आता है, ठीक है, उसके अंदर जो जगह आता है, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, यानी मैथमेटिकली वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का हमने डिस्टेंस लेना हो तो फिर हम स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लेते हैं, ये हमने वहाँ पढ़ा था। फिर हमने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 हमने ये पढ़ी थी इक्वेशंस, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। मैं बार बार कह रहा हूँ इसको रट्टा मारें, याद करें, क्योंकि ये याद करेंगे तो इनकी एप्लीकेशंस आनी है। अभी ये MCQs में भी देखें नीचे मैंने बनाई हुई है, क्योंकि MCQs में भी इनकी एप्लीकेशन है।
तो ये जैसे मैथ के वो फार्मूले हैं ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये फिजिक्स के ये जो फार्मूले हैं, ये इक्वेशन है, ये बड़ी ज़रूरी है, याद करनी पड़ेंगी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर एंड 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो वी एफ फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, ए जो है वो एक्सेलरेशन है, टी टाइम है और एस क्या है, फासला, डिस्टेंस वगैरह। तो ये हमें याद रखना है। और एंड पे जो वो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी स्मॉल जी, उसकी वो वैल्यू कहता है, वो हमने 10 यूज़ करनी है। तो बहरहाल ये हमारे पास ये जो थ्योरी थी सारी की पॉइंट्स, ये मैंने कहा कि आप देखो एक दफ़ा बता दूं, समझा दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज में पहले हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। तो देखें पहला एमसीक्यू पढ़ते हैं। सो 2.1 है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नई चीज़ है समझने वाली। कहता है कि अगर आप रेशो लें, रेशो होता है तकसीम कराना, यानी यहाँ बनाने की कोशिश कर लेते हैं। रेशो लेनी है, बटा लेना है किसका, डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का। तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है, मैं हल्का सा लिखने की कोशिश करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट और नीचे डिस्टेंस, दोनों के स्पेलिंग तो सेम आ गया, ठीक है। तो नीचे डिस्टेंस है, चले ऐसे थोड़ा सा उसको बढ़ा लेते हैं। अब देखें थोड़ा सा लॉजिक समझें इसकी। डिस्टेंस क्या होता है, कम से कम फासला, ऐसे ही है, शॉर्टेस्ट फासला, और जो नीचे वाला डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल लेते हैं, एक दो जगह हैं और उनके दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 है, शॉर्टेस्ट फासला 10 मीटर है, और जो डिस्टेंस है वो जाहिर है बहुत डिफरेंट तरह से हो सकता है। तो हम मिसाल ले लेते हैं जी 15 है। अब कैलकुलेटर में देखें इसका आप आंसर निकालेंगे 10/15, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। या अगर नीचे वाला भी 10 हो, डिस्टेंस भी हम 10 ले लें, हो सकता है, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बेसिकली डिस्टेंस भी तो है। तो अगर वो हम यही फासला लें, उसके अलावा हमारे पास कोई सड़क ही नहीं है, तो वही एक सड़क है जो बिल्कुल सीधी जाती है नाक की सीध में, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, डिस्टेंस भी वही होगा। तो ऊपर भी अगर 10 हो, नीचे भी 10 हो, तो डिवाइड होकर क्या आता है आंसर, 1 आता है। यानी इस वाले का आंसर 1 आ रहा है, ये अजीब बन गई है। तो इसका आंसर 1 आ रहा है, 10/10 1, और इस वाले का आंसर जो मैंने ये एग्जांपल दी है वो 0 पॉइंट समथिंग आता है, 1 से छोटा आंसर आता है। तो यही वो बात कर रहा है कि जब हम ये रेशो बनाते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो देखें, वो डी वाला आंसर आएगा, इक्वल टू और लेस देन 1, या तो 1 के इक्वल आएगा या 1 से लेसर आएगा। और उसकी मैंने लॉजिक आपको बता दी है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है। तो जो बड़ी वाली चीज़ नीचे आ रही है, जब वो छोटी वाली को डिवाइड करेगी तो 1 से लेसर आंसर आएगा। 1 के बराबर कब आना है, जब दोनों ने बराबर होना है, वो हो सकते हैं, तो फिर 1 भी आंसर आ सकता है, 1 भी आंसर होगा, 1 से छोटा भी होगा। तो ये डी वाला आंसर जो है वो सही है। 2.2 पे चलते हैं। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर कोई बॉडी, कोई चीज़, ऑब्जेक्ट जो है अपनी जगह को, पोजीशन को तब्दील नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट, जहां से कहीं और से बंदा कोई इसको देख रहा है और वो वहीं की वहीं है चीज़, देन इट विल बी इन द स्टेट ऑफ, तो फिर उसकी जो हालत है वो क्या है, वो डेफिनेटली रेस्ट है। रेस्ट का मतलब यही होता है कि वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रही। तो ये ए वाला आंसर सही है। 2.3 अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, हम एक बड़े टावर के ऊपर खड़े हुए हैं और वहां से हमने गेंद को पकड़ा और नीचे फेंक दिया, छोड़ दिया उसको। अच्छा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट सेकंड, अब वो हमने छोड़ दिया, अब वो नीचे आ रही है। अब नीचे आते आते उसने ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता तेज होते जाना है, तो पहले 1 सेकंड में उसने कितना फासला तय किया, यहाँ से छोड़ा हमने, तो यहाँ से आते आते यहाँ तक आते हुए लेट्स सपोज 1 सेकंड हो गया। तो ये जो फासला है ये कितना है, वो फासला हमने उसको कैलकुलेट करके देना है। तो देखने में बड़ा अजीबोगरीब सा लग रहा है, लेकिन बड़ा ईजी है। इसमें देखें आपके पास है क्या, एक तो टाइम है 1 सेकंड, हमें पता चल गया। फिर चूंकि हम ऊपर से फेंक रहे हैं, ऐसे छोड़ा है, तो पहले से उसकी कोई स्पीड नहीं है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है VI वो उसकी 0 होगी। अब ये असल में ना न्यूमेरिकल है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़ुबानी आपको यहाँ पे समझा दूँ, क्योंकि ये अब लिख के करने वाला काम है। अब MCQ है तो ज़रा आंसर भी तो देना है इसका। तो VI 0 है, टाइम उसके पास 1 सेकंड है, और जो G चूंकि ग्रेविटी इन्वॉल्व हो रही है तो G की वैल्यू आपने 10 यूज़ कर लेनी है। तो अब देखें ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम लगा रहे हैं, ये देखें मैंने यहाँ पे लगाया, ये आपको जो मैं सर्कल करके दे रहा हूँ। S इज इक्वल टू VIT, ये मैंने कहीं लिखी है, लिखनी पड़ेगी दोबारा, मैं ज़ुबानी बता देता हूँ, असल में इस हाथ से लिखना बड़ा मुश्किल है।
S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये यहाँ पे ये जो बनी हुई है ये वाली, ठीक है ना। अब S जो है वो मालूम करना है फासला, वी आई 0 है तो ये वाला पार्ट जो है ना ये वाला ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म हो गया क्योंकि वी आई 0 है, खत्म हो गया। अब ये इस पे आए तो 1/2 ए टी स्क्वायर, अब ए की जगह जी लगाना है और जी की वैल्यू 10 है तो 1/2 इंटू 10 इंटू टी कितना है 1 सेकेंड, तो 1 का स्क्वायर, तो ये देखें जो मैंने लिखा है 0t प्लस 1/2 10 इंटू 1 का स्क्वायर। अब जाहिर है कि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और इस 10 को 2 डिवाइड करेगा तो क्या आंसर आएगा 5। यहाँ तक पहुँचना था कि 5 मीटर जो है वो फासला उसने तय कर लेना है। तो ये देखें 2.3 का 5 मीटर वाला आंसर जो है ये सही है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हम उसको बना देंगे। अब 2.4 जो है ये एक काफ़ी बड़ा सा एक सवाल उसने दे दिया MCQ के अंदर ही। इसमें 2-3 चीज़ें करके ना 3 चीज़ें करके फिर आंसर आता है। और अगेन मैंने यहाँ ज़ुबानी ही कोशिश की है क्योंकि जब मैंने न्यूमेरिकल कराऊंगा ना इंशाल्लाह उसमें फिर चीज़ें एक्सप्लेन होंगी सारी। ज़रा इसको समझते हैं। अब बॉडी एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, पहले चीज़ रेस्ट में है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, वहाँ से उसका हमको घी करते हैं, तेज़ करते हैं, उसको एक्सेलरेट करते हैं टू अ वेलोसिटी ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर। 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक उसको ले जाते हैं एक्सेलरेट करके इन 20 सेकेंड। बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है, 20 सेकंड में 144 की स्पीड पे, बहुत ज़्यादा होती है ये स्पीड, वहाँ तक उसको ले जाते हैं। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज़, अब उसको डिस्टेंस जितना उसने ट्रैवल किया वो कितना है, अब है तो वो 400 मीटर, लेकिन कैसे आता है ये ज़रा हमें समझना पड़ेगा। देखें इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है ना, ये देखें कि आपके पास ये जो वेलोसिटी है ना वो किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन आपके पास जो टाइम है वो 20 सेकंड है, यहाँ पे घंटा है, आवर्स में है। तो फिर इसका मतलब इनमें मैच नहीं खा रही चीज़। तो आपने पहले तो ये जो 144 किलोमीटर पर आवर स्पीड है इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, और बड़ा इजी है। आपने किलो का के जो है वो किलो के 1000 के बराबर होता है, तो इसकी जगह 1000 लगाना है। और ये जो घंटा है 1 आवर, उसमें कितने सेकेंड्स होते हैं 3600, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट है और हर मिनट में 60 सेकेंड है। 60 × 60 3600, तो 1000 ऊपर 3600 नीचे, ये देखें ये मैंने किया है 144 मल्टीप्लाई 1000 और ओवर में 3600। इसको आप कैलकुलेटर में करें 40 आंसर आता है। अब ये 40 क्या है मीटर पर सेकंड। अब ये प्रॉपर हमारे पास ये यूनिट आ गई है स्पीड की, 40 मीटर पर सेकंड तक हम उसको लेके गए हैं 20 सेकंड्स में, वो भी सेकंड में ये भी सेकंड में। तो पहला तो काम ये करना है। अब सेकंड काम यही करना है कि वही बात कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी VF हमारी ये 144 यानी कि वो 40 हो गई है, और टाइम हमारे पास 20 सेकंड है। तो ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, और इससे हमने फासला यानी डिस्टेंस यानी कि S फाइंड करना है। अब देखें यहाँ मैं इक्वेशंस लगा रहा हूँ। अब देखें S फाइंड करने के लिए ना ये वाली इक्वेशन 2AS = VF² - VI², क्योंकि इसमें VF भी है VI भी है वो हमारे पास मौजूद है, और एक्सेलरेशन नहीं है। अब एक्सेलरेशन पहले फाइंड करना पड़ेगा और उसके लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी। इतना बड़ा सवाल दे दिया उसने हल करने के लिए। बात करते हैं VF = VI + AT। अब मेरे साथ साथ देखिएगा, अब VF जो है ये 40 है, अब आपने इसकी जगह 40 लिख लेना है। अगर आप साथ साथ लिखना चाहते हैं लिख के करें। VF की जगह आपने 40 लिख देना है, मैं आप ज़ुबानी करूंगा। VI 0 है, ये खत्म हो गया। A फाइंड करना है और T की जगह पे 20 लगाना है, तो T की जगह 20 लग जाएगा। ठीक है, अब T की जगह 20 है, A फाइंड करना है, तो 20 को उठा के इधर लाएंगे। ठीक है, तो ये कितना था 40 को 20 पे डिवाइड करें 2 आ जाता है, तो एक्सेलरेशन आ जाता है 2, एक्सेलरेशन 2 आ गया। ठीक है, इस तरह से करके वैल्यूज लगा के अब वो 2 आपने लगाना है इधर। आप देखें यहाँ पे 2 × 2 4, 4S = VF का स्क्वायर। VF कितना 40 का स्क्वायर ले 1600। अब 1600 यहाँ पे VI फिर 0 है, VI 0 है। 1600 और इधर से ये जो 4 आया उसको डिवाइड करेगा। 1600 को 4 ने डिवाइड करना है तो कितना आना है 400। 1600 को 4 पे डिवाइड करें 400 आएगा। तो ये है इस तरह से आंसर। अब पता नहीं अजीब बंदा है। अब अगेन मैं जब न्यूमेरिकल्स करूंगा तो ये जो 2 न्यूमेरिकल्स यहाँ आए हैं, क्योंकि वो पेपर में एज ए न्यूमेरिकल भी इन सवालों को दे सकता है आपको, तो वो हम वहाँ इंशाल्लाह एक दफ़ा मैं पूरी तफसील में आपको करा दूंगा।
2.5 में है, अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक बॉडी, एक चीज कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये भी रेस्ट से चल रही है। ये भी प्रॉपर एक सवाल है, थ्योरेटिकल सवाल है, हल करने वाला न्यूमेरिकल की तरह का। तो ये भी लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं जस्ट आंसर फिलहाल दे देता हूँ। इंशाल्लाह ये करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स। जब देखें वीडियो आएगी तो पहले एमसीक्यूज के न्यूमेरिकल्स मैंने किए होंगे, फिर एग्जाम्पल्स की होंगी और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स किए होंगे, तो थोड़ा बड़ी वीडियो वो बन जानी है। ठीक है, तो कह रहा है एक जो बॉडी है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, उसने रेस्ट से शुरू किया था। इट कवर्स अ डिस्टेंस एस फासला तय करती है 4 सेकंड्स में। हाउ मच टाइम डज इट टेक, तो इसको कितना वक्त लगेगा अगर उसने 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ये जो एस है इसका चौथा हिस्सा अगर उसने ट्रेवल करना है तो उसको कितने सेकंड लगेंगे। अब जाहिर है 4 से कम ही लगेंगे ना। फॉर एग्जांपल एस जो है वो 100 है, ठीक है, तो उसने 100 मीटर फासला तय किया 4 सेकंड में, तो फिर उसका चौथा हिस्सा, 100 का चौथा हिस्सा कितना है, 25। तो 25 मीटर जो है उसने कितने सेकंड में ट्रेवल करना है, वो बनता है 2 सेकंड। असल में देखें, वो इधर से भी 4 को 4 पे डिवाइड नहीं कर देना, ठीक है, क्योंकि वो 0 से उसने स्टार्ट लिया था। ये भी प्रॉपर न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। तो इसका आंसर 2 आता है, फिलहाल ऐसे ही ले लें। तो इंशाल्लाह हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझ के करेंगे, लिख के। 2.6 द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर शोन। तो ये डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। कहता है जी 2 बॉडीज हैं ए और बी और उनकी डायग्राम है। तो इधर देखें टाइम है, इधर फासला है एस। तो बी वाले की बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है और ए वाले की नीचे से ऊपर ऐसे जा रही है। तो इसमें फिर हमें बताना क्या है, पॉइंट आउट द ट्रू स्टेटमेंट। तो नीचे जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से क्या इसके लिए ठीक है वो हमने बतानी है। अब देखें, खुद ही पहले गौर करें आप, तो बी जो बॉडी है वो क्या कर रही है, उसकी लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है। अब वो सीधी जाने का मतलब क्या है कि टाइम देखें आगे की तरफ है, तो जो टाइम ऐसे देखें नीचे की तरफ देखें, टाइम आगे बढ़ रहा है, तो फासला उसका वहीं का वहीं है, एस वहीं का वहीं है। तो मतलब क्या हुआ, वो फासला ही कोई नहीं ट्रैवल कर रही, मतलब उसकी स्पीड ही कोई नहीं है, मतलब उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या है, 0। वो रेस्ट में है, वो चीज रुकी हुई है, वो फासला ही तय नहीं कर रही। लेकिन देखें उसके जो मध्य मुकाबल ए है, ए को अगर आप उसके ग्राफ को गौर से देखें तो इस पॉइंट पे देखें टाइम कुछ है तो उसका फासला कुछ है, लेकिन जो ही वो आगे की तरफ गया है तो टाइम बढ़ा है तो उसका फासला भी ज्यादा हो गया। मतलब कि हर गुजरते टाइम के साथ साथ उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी कि एक खास स्पीड से वो मूव कर रही है, तो इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। बी वाले की स्पीड ही कोई नहीं है, 0, और ए वाले की कोई स्पीड है, तो डेफिनेटली ए वाले की स्पीड बी से ज्यादा है। अब ये हमने आंसर देना ए वाला, द वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, बाकी ऑप्शंस जो है वो गलत हैं, छोड़ दें उनको। 2.7 पे आए, द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। अगेन ये हमने पहले भी पढ़ा है कि स्पीड यानी कि वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है, उसमें जो ग्राफ बनता है उसका एरिया, ग्राफ के अंदर जो एरिया बनता है वो किसके बराबर होता है, वो डिस्टेंस के बराबर होता है। ये बार बार हमने पढ़ा है, तो ये डी वाला आंसर हम इसको कह देंगे, ओके है। 2.8 ग्रेडियंट यानी कि स्लोप यानी कि एंगल ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड और टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, स्लोप है, वो किसको शो करता है, एक्सेलरेशन को। 2 ही ग्राफ है ना, डिस्टेंस और टाइम का और स्पीड और टाइम का। जो डिस्टेंस और टाइम है उससे क्या बनता है, स्पीड या वेलोसिटी बनती है, और जो स्पीड और टाइम का ग्राफ है उससे एक्सेलरेशन बनता है। ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। 2.9 ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वही बात आ गई मेरे वाली कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो किसको बताती है, स्पीड को बताती है। ये हमें याद रखना है। और 2.10 ये डायग्राम्स 4 बनी हुई हैं और कहता है कि कौन सी सही है। पूछा क्या है, अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 80.5 एट t इज इक्वल टू 0 टू, यानी एक गाड़ी है जिसकी पहले स्पीड थी 80 की और कितने सेकंड, 9 सेकंड के बाद, जाहिर 9 सेकंड में हमने उसको एक्सेलरेट किया है, स्पीड बढ़ाई है, तो 113 पे चली गई है। 80 से कहाँ चली गई, 113। तो डेफिनेटली स्पीड बढ़ाई है 9 सेकंड लगा के। लेकिन वो सारा उसने, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूनिफॉर्मली, बिल्कुल एक जैसी, उसमें कोई जिगजैग नहीं है, कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं है, बिल्कुल एक स्मूथ ग्राफ होना चाहिए इसका। तो कौन सा ग्राफ जो है वो बेहतर है। अब देखें, गौर करें, ये जो बी वाला ग्राफ है ना, देखें कहाँ से शुरू हो रहा है, ओरिजिन से। ओरिजिन का मतलब क्या है कि वो चीज जो है वो स्टार्ट उसने कहाँ से लिया है, रेस्ट से लिया है। तो रेस्ट की तो बात ही नहीं की, क्योंकि हमारी बॉडी 80 से 113 पे गई है, तो पहले से कोई स्पीड थी उसकी। तो फिर ग्राफ यहाँ तो ये हमारा ए वाला बन सकता है या सी वाला बन सकता है, क्योंकि देखें सी वाला भी यहाँ से स्टार्ट ले रहा है कि पहले कोई ना कोई वेलोसिटी थी, और ये ए वाला भी यहाँ से स्टार्ट ले रहा है कि पहले कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी। लेकिन ए और सी में फर्क क्या है,
सी वाला जो है उसका बिल्कुल स्मूथ ग्राफ है और जो कि होना चाहिए यूनिफॉर्म के लिए, और ए वाले में देखें वो रुक रुक के और ऐसे करके वो हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर सी वाला होना चाहिए क्योंकि उसने यूनिफॉर्म लिखा है। तो ये हमारे एमसीक्यूज डन हो गए। अब हमने शार्ट क्वेश्चंस करने हैं। शार्ट क्वेश्चंस आपके सामने ये लिखे हुए हैं 2.8 तक 8 शार्ट क्वेश्चंस हैं, इनका हमने आंसर देना है। तो वो आंसर मैंने वो उसके अगेन वर्ड की फाइल के अंदर बनाया है, लिखा है, वहां से उसको समझते हैं। ले जी, ये तो हमारी वर्ड वाली फाइल आ गई और इसमें शार्ट क्वेश्चंस हैं। तो पहला शार्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये हमने की पॉइंट के अंदर भी पढ़ा है। स्केलर क्वांटिटी अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि इन दोनों की 5 एग्जांपल्स दें। तो स्केलर मास, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड, इन सारों को अगर आप गौर से देखेंगे तो इनकी सिर्फ वैल्यू से ही पता चल जाता है। भाई स्पीड इतनी है, फासला 50 मीटर है, टेम्परेचर 97 डिग्री है, टाइम जो है जी 50 मिनट हो गए हैं। तो वो खाली नंबर देने से ही पता चल जाता है। तो ये सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर्स जिसमें ज़ाहिर डायरेक्शन होती है, फोर्स है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सारी तो हमने पढ़ी हैं। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, तो ये सारी हम उसको बताएंगे। और मोमेंटम अभी हमने पढ़ना है, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। आगे 2.3 है स्टेट हेड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर। ये भी हमने की पॉइंट में पढ़ा, ठीक है। वहां से आप डेफिनेशन जो आपने याद की हुई अब एग्जैक्ट लिख लें, या जैसे मैंने यहाँ पॉइंट्स बनाए हैं वो आप लिख लें कि इसमें क्या होता है। नंबर 1, पोजिशनिंग द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर एट द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। मैंने आपको बताया ड्राइंग अ रिजल्टेंट वेक्टर, फिर एक रिजल्टेंट बनाते हैं। कहाँ से बनता है? फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर और द फाइनल वेक्टर। सेकेंड की जगह फाइनल भी कह सकते हैं। और नंबर 3, द रिजल्टेंट वेक्टर, वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? रिप्रेजेंट द सम ऑफ द 2 वेक्टर्स। वो जो 2 वेक्टर्स आप जमा करा रहे हैं या 2 से ज्यादा करा रहे हैं, उनके सम को शो करता है, उनके मैग्नीट्यूड के लिहाज से और डायरेक्शन के लिहाज से। तो ये हमारा हेड टू टेल रूल है। 2.4 में कहता है व्हाट आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। इसको भी हमने काफी डिटेल में पढ़ा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है? अ ग्राफ दैट शोज हाउ डिस्टेंस चेंजेस, ठीक है, फासला कैसे तब्दील होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से। और इसमें ज़ाहिर है वो स्लोप ग्रेडियंट हमने पढ़ा था कि स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट स्पीड, स्पीड को शो करता है। अ स्ट्रेट लाइन इंडिकेट कांस्टेंट स्पीड, इसमें जो एक सीधी लाइन बनती है एक कांस्टेंट स्पीड को शो करती है। वाइल अ कर्व, अगर उसमें कर्व आ जाए तो पता चल जाता है कि स्पीड चेंज होती जा रही है। और इसी तरह स्पीड टाइम ग्राफ था, अ ग्राफ दैट शोज हाउ स्पीड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ स्पीड कैसे चेंज हो रही है। और इसमें एरिया अंडर द कर्व की भी बात की थी कि उस ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो डिस्टेंस को शो करता है, ये लिखा है हमने। हॉरिजेंटल लाइन, इसमें अगर बिल्कुल सीधी लाइन हो, इंडिकेट कांस्टेंट स्पीड, तो स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। वाइल एन इंक्लाइंड लाइन, यानी कि उसका कुछ ना कुछ ऐसे स्लोप बनी हो, तो वो क्या शो करती है कि उसमें एक्सेलरेशन है या डिसलरेशन है। क्योंकि ऐसे होगा तो एक्सेलरेशन, ऐसे नीचे की तरफ जाएगा तो डिसलरेशन भी होता है कि आप उसकी जो ब्रेक्स है वो लगा रहे हैं। तो बहरहाल ये इस तरह से है। 2.5 क्या है? फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, वो चीजें जो जमीन की तरफ गिर रही हैं, नियर द अर्थ, जमीन के पास पास, हैव द सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उनका एक जैसा ही एक्सेलरेशन होता है। डज दिस इंप्लाई, इससे फिर क्या रिजल्ट निकलता है? दैट अ हैवियर ऑब्जेक्ट, जो वजनी चीज है, विल फॉल फास्टर, वो तेजी से गिरेगी या लाइटर। यानी मेन काम ये कह रहा है कि जमीन के पास पास अगर आप तजर्बा करते हैं, 1 किलो वाली चीज लेते हैं और एक आधा किलो वाली चीज लेते हैं और दोनों को इकट्ठा छोड़ते हैं, तो क्या होगा कि जो हैवी वाली चीज है वो ज्यादा स्पीड से जाएगी या लाइटर वाली जाएगी, या एक जैसी स्पीड से जाएंगे? तो डेफिनेटली क्या होना है? एक जैसी स्पीड से ही जाना है। क्योंकि पीछे रीजन क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी हर तरह की चीज को एक जैसी ही फोर्स से खींचती है। वो जो जी पढ़ा था ना 9.8 या 10, हमने तो यहाँ 10 पढ़ना है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो एक्सेलरेशन है वो हर चीज पे एक जैसा ही लगना है, चाहे वो 2 किलो की है तो चाहे 1 पाव की है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे नो, आंसर क्या होगा? नो। हैवियर एंड लाइटर ऑब्जेक्ट्स फॉल एट द सेम रेट, उनका रेट एक जैसा ही होगा नियर द अर्थ सरफेस, अज्यूमिंग, जाहिर है क्योंकि वो जैसे पंख होता है ना, तो पंख को छोड़ेंगे तो हवा की रेजिस्टेंस से वो ऊपर ऊपर रहता है, तो हवा की रेजिस्टेंस को अगर आप निकाल देते हैं तो उसके बगैर फिर क्या होगा? एक जैसी स्पीड से ही आएंगे, ठीक है। उसको हम छोड़ दें हवा की रेजिस्टेंस को, नेग्लिजिबल मतलब कि छोड़ ही दिया। दिस इज बिकॉज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो जो जी की वैल्यू है 9.8 लेते हैं या 10 लेते हैं, इज द सेम
फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर मास, मास के अलावा उनके हर एक जैसा ही रहता है ये, ठीक हो गया पॉइंट। तो ये जी पे डिपेंड करता है। 2.6 है द वेक्टर क्वांटिटीज आर समटाइम्स रिटन इन स्केलर नोटेशन। वैसे तो वेक्टर क्वांटिटी शो करनी हो तो वो कहते हैं ना उसको बोल्ड थोड़ा सा कर देते हैं या उसके ऊपर एरो हेड लगा देते हैं। तो कहते हैं अगर हम उस तरह से नहीं लिखते, जैसे स्केलर को एक लिखते हैं वैसे ही अगर वेक्टर को लिख दिया जाए, ठीक है, बोल्ड ना किया जाए, तो हाउ इज द डायरेक्शन इंडिकेटेड, तो फिर उसमें जो डायरेक्शन बतानी होती है, क्योंकि ज़ाहिर है वेक्टर में तो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन बतानी हो तो फिर क्या करेंगे, क्या तरीकाकार होना चाहिए। अगेन इसका आंसर बुक में नहीं है तो हमने खुद से इसका बनाना है। कहता है व्हेन वेक्टर क्वांटिटीज आर रिटन इन स्केलर नोटेशन द डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास। पहला पॉइंट ये है कि आप उनके साथ प्लस या माइनस साइन लगा लें। प्लस का मतलब होगा जी हम आगे की तरफ जा रहे हैं, माइनस का मतलब होगा कि उसी पोजीशन से हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो प्लस माइनस जो है लिखने से अगले को डायरेक्शन का आइडिया हो सकता है। तो देखें कहता है यूजिंग पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी के साथ, डायरेक्शन के साथ एंड सो ऑन। और नंबर 2 कहता है एडिंग अ डायरेक्शनल एंगल, बाज़ का एंगल भी उसके साथ ही लिख देते हैं, ठीक है, कि वो और उसकी कंपास की डायरेक्शन जो है कि किधर को वो जा रहा है, ठीक है। 60 जैसे वो उसने एग्जांपल दी है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट कितना 60 डिग्री, वो हम साथ लिख दें उसको। तो डायरेक्शन साथ लिख दें या प्लस माइनस साथ लगा लें, तो ये दो तरीकों से हम उसकी डायरेक्शन उस बता सकते हैं। 2.7 अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। एक चीज बॉडी साइकिल वगैरह मोटरसाइकिल जो है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही है, एक जैसी स्पीड के साथ, ठीक है। तो एक जैसी स्पीड से जा रही है, विल इट्स वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म, तो क्या उसका मतलब यह है कि उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी ही होगी, उसकी रीजन बतानी है। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि स्पीड और चीज़ है, वेलोसिटी और चीज़ है। वेलोसिटी में साथ डायरेक्शन होनी ज़रूरी होती है, तब वो वेलोसिटी बनती है। सो देखें रीज़न क्या है, नो आंसर क्या होगा, नो द वेलोसिटी विल नॉट नेसेसरीली बी यूनिफॉर्म। ज़रूरी नहीं है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। रीज़न क्या है, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर है दैट डिपेंड्स ऑन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है ना। स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड जो स्पीड है उसकी 60 है 70 है, और साथ उसकी डायरेक्शन भी। इफ द बॉडी चेंजेस इट्स डायरेक्शन, अगर स्पीड चेंज नहीं कर रही, अभी हम कह रहे हैं ना यूनिफॉर्म है, स्पीड चेंज ही नहीं हो रही तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन अगर वो डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है, अगर आप अब जैसे वो सर्कल में आप घूम रहे हैं, आप सर्कल में घूमते हैं तो हर लम्हे आपकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, लेकिन आप यूनिफॉर्मली एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो स्पीड तो यूनिफॉर्म है, लेकिन मुसलसल डायरेक्शन के चेंज होने से उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये साथ इफ द बॉडी चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हाइल मेंटेनिंग द सेम स्पीड, तो फिर वो हो जाएगा। और एग्जांपल वही है, मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ द वेलोसिटी विल चेंज, वेलोसिटी तब्दील हो जाएगी ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन की वजह से। तो ये इसका आंसर। लास्ट वाला क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है फॉर अ बॉडी, किसी भी चीज के लिए, टू हैव एक्सेलरेशन, कि उसमें एक्सेलरेशन हो व्हेन मूविंग विद, जब वो किस तरह मूव कर रहे हो, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हो तो क्या उसमें एक्सेलरेशन आ सकता है, क्योंकि देखें एक्सेलरेशन तभी आता है जब वेलोसिटी में चेंज आएगी। अब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रही तो फिर जाहिर है वो एक्सेलरेशन कैसे आना है, ठीक है ना। डेल्टा वी ओवर टी है, ठीक है, तो टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज आए तो देखें ये तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी एक जैसी है, तो फिर एक्सेलरेशन कहाँ। एक्सेलरेशन का मतलब ही ये है कि आपने स्पीड तेज कर दी उसकी वेलोसिटी या उसकी कम कर दी, तो वो आप कर नहीं रहे, वो कांस्टेंट जा रही है। सो नो, अ बॉडी कैन नॉट हैव एक्सेलरेशन इफ इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी बिकॉज एक्सेलरेशन रिक्वायर्स अ चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए या डायरेक्शन में चेंज आ जाए। और कांस्टेंट स्पीड से अगर आप जा रहे हैं तो फिर क्या होगा कि एक्सेलरेशन हो सकता है, क्योंकि जैसे अभी हमने सर्कुलर पाथ की बात की कि सर्कुलर पाथ में आप कांस्टेंट स्पीड से तो हैं लेकिन डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, तो मतलब क्या है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी वेरिएबल हो गई है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। दैट मीन्स कि उस बॉडी में, सर्कुलर बॉडी के अंदर क्या हो गया, फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। तो कहता है यस, a body can have acceleration while moving with constant speed if it changes its direction. डायरेक्शन के चेंज होने से उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगेन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, दिस इज कॉल्ड, और इसको समटाइम कहते भी हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि वो सर्कल में चूंकि हो रहा होता है तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये भी अलग से हमारा चैप्टर है। सो बहरहाल जी अभी तक इतना ही आप करें, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है इसके वो लॉन्ग और कंस्ट्रक्ट वाले सवाल करके और उससे अगली वीडियो में फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।